हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो रिवीजन की ये सीरीज में, सैंपल पेपर की सीरीज में आज हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। और अगर फिर भी उसमें कुछ डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट 9 में हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो क्लास 12 के फिजिक्स में हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक से लेकर लगभग 50-60 क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं वो मैंने लिखे हैं और उनको लिखकर भी बताऊंगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप उसमें फॉर्मूले में आप जरूर पूछें। ठीक है, देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन जो है आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र है। आवेश का क्वांटीकरण में Q क्या होता है? Q कुल आवेश होता है। N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। अगर मैं इसको बोलूं, यहां लिखूं तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को एक इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक कह सकते हैं। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो पहला सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। पहला सूत्र को हम बोलेंगे कुल आवेश। Q यहां पर कुल आवेश है, N यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या N इंटीजर भी कह सकते हैं, और ये E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोलूं तो दिस इज व्हाट टोटल चार्ज एंड N is what number of electrons and E is what electronic charge. Now we have to see second formula. अब दूसरा फॉर्मूला देखना है। दो आवेशों के मध्य बल, इसी को हम कूलॉम बल बोल सकते हैं। मीन्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और किस टाइप के चार्जेस? पॉइंट चार्जेस। तो जो बल होता है, अगर मैं इसका सिर्फ परिमाण वाला सूत्र देखूं तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी का अगर सदिश रूप में लिखूं इसको, तो ये सदिश रूप में आप इसको लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में यहां पर R क्यूब आ जाएगा और यहां पर वेक्टर R आ जाएगा। तो ये सदिश रूप में मैंने आपको बता दिया है। ये दो आवेशों के मध्य बल या फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, इन मैग्नेटिक फॉर्म एज वेल एज इन वेक्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का अगर हम सूत्र की बात करें, बहुत कॉमन सूत्र की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। जहां पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्र की तीव्रता है। और F क्या है? आपने अभी देखा है, कूलॉम बल या विद्युत बल ही कह सकते हैं। और Q नॉट क्या है? एक परीक्षण आवेश है। Q नॉट यहां पर क्या है? एक परीक्षण आवेश है, आवेश है। फिर हम देखना है, हमें फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन दिया, फॉर्मूला है वो क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁻⁹ और यहां पर कुछ भी इकाई जो इसकी बनेगी वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश के कारण Q अपॉन R स्क्वायर होता है और यहां पर एक नियतांक होता है जिसको हम 1/4πε0 लिखते हैं। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का जो फॉर्मूला है हमारा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है ना। और इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। जहां पर P क्या है? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये तो लिखा ही है यहां पर P का। Q यहां पर आवेश है। कौन सा आवेश? आइदर चार्ज, एक कोई आवेश। जैसे मान लीजिए -Q और ये +Q है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया है? द्विध्रुव बन गया है, विद्युत द्विध्रुव बन गया है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। मध्य से दूरी कितनी होगी एक आवेश की? वो L होगी, लेकिन दोनों की दूरी कितनी होगी? दोनों के बीच की दूरी होगी 2L। तो इनमें से कोई आवेश, इनमें से कोई एक आवेश, तो ये मैंने +Q वाला आवेश ले लिया, और दोनों के मध्य की दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम अगर सूत्र लिखते हैं तो यह आता है 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, और यहां पर न्यूटन पर कूलॉम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? विद्युत अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये आ जाएगा 2p अपॉन आर क्यू। ये तो नियतांक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब निरक्षीय स्थिति में बात करते हैं
निरक्षीय में अगर बात कर रहे हैं इसकी, तो आप लिख सकते हैं 1/4πε0। यहां पर 2p होता है, यहां पर सिर्फ p/r³ हो जाता है, अदरवाइज सेम ही है। मतलब सिंपल सी बात कहें, जो ई अक्षीय है वो दुगुना होती है ई निरक्षीय के। आई होप ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विद्युत फ्लक्स, इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट ds लिख सकते हैं, ठीक है, या इसी को हम E इंटू एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा। और इसी में अगर हम गॉस प्रमेय को देखें, तो गॉस प्रमेय भी किससे संबंधित है, ये भी विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। तो टोटल विद्युत फ्लक्स जो किसी क्लोज्ड सरफेस से आउट हो रहा है, विद्युत फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये फाई ई क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो एनक्लोज्ड जो आवेश होता है वो 1/ε टाइम्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स के लिए कौन सा, गॉस प्रमेय। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस प्रमेय है, मतलब स्थिर विद्युत का गॉस प्रमेय है। विभव के लिए हम वैसे तो अभी सिंपल विद्युत विभव की बात कर रहे हैं, और विद्युत विभव में हम अगर सूत्र की बात करें तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहां पर W क्या है, कार्य है, और क्यू नॉट क्या है, आवेश है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। यह सूत्र हो जाएगा आपका विद्युत विभव का। इसके बाद में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो ये विभव हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें R आता है डिनोमिनेटर में, और जब विद्युत क्षेत्र के हमने निकाला था कि किसी बिंदु के आवेश के कारण, तो उसमें R² आया था। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब E तथा V में संबंध, E तथा V में संबंध हम देख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तथा विद्युत विभव में संबंध। तो E और V में संबंध होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप किसी आवेश को बढ़ाते हैं या किसी चीज को अगर जा रहे हैं, तो उसका विभव क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। आप इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, E डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये माइनस इधर लगा लीजिएगा, dV लिख सकते हैं, या इसी को V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस E डॉट डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, बट ये आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। धारिता, धारिता जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस का सूत्र हो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या है, दिया हुआ आवेश, किसी संधारित्र को दिया हुआ आवेश, और V क्या है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, विभवांतर बनता है, वो उन दोनों के अनुपात को हम धारिता कहते हैं किसी संधारित्र की। अब समांतर पट संधारित्र की धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र हमारे पास आता है C इज इक्वल टू A/ε0 अपॉन D। अगर वायु या निर्वात हो दोनों प्लेटों के मध्य, लेकिन अगर कोई माध्यम भर दिया जाता है, तो इसी को हम माध्यम लिख देते हैं या मीडियम लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं A/ε0 K अपॉन D। इसका मतलब है उसकी धारिता K गुना हो जाती है। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता पे एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, और कई बार पूछा भी जाता है। तो ये सूत्र भी आप याद रखिए, C इज इक्वल टू 4πε0 R, जिसमें 4πε0 का मान आप लिख सकते हैं, जैसे 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप 4πε0 का मान लिख सकते हैं। और R क्या है, किसी गोलीय संधारित्र की त्रिज्या, और C धारिता है। संधारित्रों का संयोजन, वैसे संधारित्रों का 3 प्रकार का संयोजन होता है, लेकिन हम यहाँ 2 संयोजन की बात करेंगे। एक श्रेणी संयोजन, एक कौन सा होता है, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में आप C1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, अगर ऐसे n जोड़ेंगे तो n टाइम ऐसा करते रहेंगे। और जब हम, ये श्रेणी में हो गया, और समांतर में क्या हो जाएगा, समांतर में बच्चों, समांतर में आप C1 प्लस C2 इस टाइप से जोड़ देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि
जो प्रतिरोध होता है उसका जो संयोजन होता है वो ये वाला जो होता है वो समांतर का होता है और ये वाला किसका होता है, श्रेणी का होता है। लेकिन कैपेसिटर में इसका उल्टा है। अगर इसका डेरिवेशन का आप बोले तो डेरिवेशन भी बता दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ सूत्र की बात कर रहे हैं। सो आई होप सारे सूत्र समझ में आ गया। इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तीसरे वीडियो में जाते हैं। अब वैसे देखा जाए तो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर हम कहें कि फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं तो लगभग सारे मुझे चैप्टर थर्ड के जो विद्युत धारा है, धारा विद्युत है या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके दिख रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, या Q अपॉन टी लिख सकते हैं, या Q की वैल्यू हमने लिखी थी एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं। तो ऐसे सूत्र हमारे बन जाएंगे विद्युत धारा के। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, यहां पर ये Vd जो है अनुगमन वेग है, n क्या है, नंबर डेंसिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या घनत्व, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहेंगे, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और Vd का मान भी आप लिख सकते हैं अनुगमन वेग का, तो E टाउ एवरेज मतलब सूत्र लिख सकते हैं अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग का भी सूत्र हमने लिख दिया है साथ ही साथ। ओम का नियम, ओम का नियम हम लिखते हैं, ओम का नियम से जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं हम, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। मतलब अगर ओम के नियम की बात करें, V समानुपाती होता है धारा का, ये होता है ओम का नियम। और इसी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो होता है वो उसको हम लिख लेते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये इसका कौन सा वाला फॉर्म होता है, सूक्ष्मतम फॉर्म है या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, जिसमें J क्या है, करंट डेंसिटी जो धारा घनत्व कहते हैं, सिग्मा ये क्या है यहाँ पर, चालकता जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धारा घनत्व के सूत्र की बात करते हैं, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए। ध्यान दीजिए बच्चों, कई बार धारा और धारा घनत्व में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे कहीं कंफ्यूज होता है। तो धारा क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, और धारा घनत्व कैसी राशि होती है, तो वो सदिश राशि होती है, इसलिए मैंने वेक्टर लगाया। इस पर वेक्टर नहीं लगाया, इस पर वेक्टर लगाया, ये ध्यान रखना है। धारा घनत्व का वैसे मैंने यहां सूत्र लिख ही दिया है, एक बार और लिख देता हूं, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये भी हो सकता है। गतिशीलता, गतिशीलता को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी भी बोला जाता है इसको। इसको बोलते हैं Vd अपॉन ई। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा विद्युत धारा का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का अनुपात होता है। इसकी इकाई पूछी थी आपके अभी आई थिंक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, और प्री बोर्ड में भी आई थिंक इसका यूनिट पूछ लिए, तो ये सूत्र से आप बना सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन भी दो प्रकार से हम देखेंगे, वैसे तो तीन प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार से। तो एक पहला हम देखते हैं श्रेणी संयोजन, और श्रेणी में आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जुड़ेंगे। और समांतर में, समांतर को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये 1 अपॉन R इक्वलेंट होगा। दिस इज व्हाट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी हैव टू सी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी को हम जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलता है, आई एट जंक्शन, आई एट जंक्शन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब कुल जो धारा है जंक्शन पर, वो उसका मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसका गणितीय रूप है, सूत्र है। किरचॉफ का द्वितीय रूप क्या बोलता है, समेशन ईएमएफ, कुल ईएमएफ जो होता है वो कुल प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे विद्युत वाहक बल का सूत्र। तो विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज, मतलब विभवांतर V माइनस आई इंटू आर। यहां पर आई धारा है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, और ये V विद्युत वाहक बल है, क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, और ये विद्युत वाहक बल है। आई होप ये वाले सूत्र भी समझ में आए होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता, इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर R क्या है, प्रेजेंट वाला, मतलब अंतिम प्रतिरोध है। आर नॉट क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध है किसी तार का या प्रतिरोध का, और किसी कंडक्टर की कह सकते हैं 1 नंबर है, और अल्फा यहां पर क्या है, पदार्थ का ताप गुणांक, पदार्थ का ताप गुणांक, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में अंतर, मतलब तापांतर कह सकते हैं, मतलब प्रारंभिक अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। अब इसमें यहां कहें पदार्थ का ताप गुणांक, तो पदार्थ का ताप गुणांक हमारा अल्फा है यहां पर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो आपको अल्फा चाहिएगा, अल्फा को ही हम पदार्थ का ताप गुणांक बोलते हैं, तो ये आ जाएगा आर माइनस आर नॉट, और अपॉन में आ जाएगा आर नॉट, और यहां आ जाएगा डेल्टा टी। ये किसका मान आ गया बच्चों, अल्फा का मान आ गया। अल्फा को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का ताप गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और इसी को अगर प्रतिरोधकता के फॉर्म में लिखना है तो रो माइनस रो नॉट डेल्टा टी लिख देंगे। तो ये सूत्र हमने किसका लिख लिया, पदार्थ का ताप गुणांक। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट के नियम में dv इज इक्वल टू लिखते हैं हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा फॉर्म होता है ना। इसको अगर यहां अभी वेक्टर नहीं लगाता हूं चलेगा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, इसको क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश फॉर्म में लिखना है, तो इसी को हम लिख सकते हैं dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आई लिखेंगे, और ये डी एल क्रॉस आर वेक्टर, और डिवाइड में हो जाएगा आर क्यूब। ये इसका सदिश रूप है। कई बार सदिश रूप लिखने में भी आ जाए तो आप बायो-सावर्ट का ये सदिश है, और ये परिमाण रूप है, मतलब सिंपल फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जिसको लॉरेंज बल भी कह सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये होगा किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्यू वी बी। ये सिर्फ गतिमान आवेश पर लगेगा, आवेश गतिमान नहीं है लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। दो धारावाही चालकों के मध्य एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, और क्या आ जाएगा I1 I2। अच्छा, इसको अगर लिखें अगर हम तो F इज इक्वल टू, ये थोड़ा सूत्र में एक बार चेक कर लेता हूं, ये सूत्र आपके पास आ जाएगा हाँ, ये सूत्र लिख लेते हैं अच्छे से। F बटे L बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर आ जाएगा 2 I1 I2, और यहां पर आ जाएगा D। मतलब बच्चों इसमें ये है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। अगर इसको सही तरीके से लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, म्यू नॉट I1 I2, और अपॉन में आ जाएगा 2 पाई D। यहां पर I1 क्या है, एक धारावाही चालक से धारा है, I2 क्या है, दूसरे धारावाही चालक से धारा है, और D क्या है, जैसे ये दो धारावाही चालक है, इसमें धारा जो है I1 है, इसमें धारा क्या है I2, और इनके बीच की दूरी क्या है D है, और प्रत्येक की लंबाई क्या मानी है हमने, L मानी है, तब इसको हम ये सूत्र को लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से ये वाले सूत्र की बात कर रहे हैं ना, क्या कहेंगे हम, धारावाही चालकों के मध्य एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, या तो ये वाला सूत्र लिखें या ये वाला सूत्र भी याद आप रख सकते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद में चुंबकत्व में गॉस का प्रमेय, चुंबकत्व में गॉस का प्रमेय जो होता है वो B डॉट ds इज इक्वल टू 0 होता है बच्चों, मतलब टोटल फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाता है, चुंबक में गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों होता है अगर आप पूछना चाहें तो मैं उसका बाद में बता दूंगा, बट अभी सूत्र की हम बात कर रहे हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल आप फेराडे के द्वितीय नियम से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस d∅v अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल, या इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना।
इंड्यूस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र की बात करें तो बी डॉट ए लिख सकते हैं, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, या जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिखा जहां पर बी है वहां पर ए लिख सकते हैं, बी है वहां पर, जहां पर ई है वहां पर बी लिख सकते हैं। आप वैसे का वैसे ध्यान रखना है, चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है और विद्युत फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, अदरवाइज सूत्र वैसे ही बनेगा। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और जिसमें आई नॉट क्या है, शिखर मान होता है, शिखर मान होता है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति होती है, कोणीय आवृत्ति होती है, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस को हम क्षणिक वाली जो या बहुत कम समय के लिए जो होती है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ओमेगा को आप चाहे तो 2 पाए अपॉन टी लिख सकते हैं जो आवर्तकाल होता है, या 2 पाए एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रेरण प्रतिघात की बात करें, प्रेरण प्रतिघात की बात करें तो ये ओमेगा एल होता है, क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। इसी को अगर आगे लिखें तो ये 2 पाए न्यू या 2 पाए एफ, और यहां पर ये एल भी लिख सकते हैं, ये प्रेरण प्रतिघात आ जाएगा। धारतीय प्रतिघात की बात करें तो धारतीय प्रतिघात को हम एक्स सी से दर्शाएंगे, और ये होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसी को आप चाहें तो 2 पाए एफ और यहां पर सी लिख देते हैं, ठीक है। प्रत्यय परिपथ की औसत शक्ति की बात करें तो ये होगी वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाइव बच्चों। ये प्रत्यावर्ती परिपथ की औसत शक्ति का सूत्र है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। अब वी आर एम एस को आप क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस को आप लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू, ऐसा ही आप आई आर एम एस को आई नॉट अपॉन रूट टू लिख सकते हैं, और कॉस फाइव यहां पर जो है वो पावर फैक्टर है, क्या है, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। इसी पर डिपेंड करेंगी किसी भी सर्किट की या प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति, औसत शक्ति। अगर मैं आर प्रतिरोध की बात करूं तो ये हो जाएगा वी आर एम एस आर एम एस आई आर एम एस, और अगर एल सर्किट और सी सर्किट की बात करूं तो ये पी एवरेज क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अभी सूत्र आप लिख लीजिएगा। एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति का मतलब होता है जब एक्सएल किसके बराबर हो जाए, एक्ससी के बराबर हो जाए, तो ये इसका मतलब हुआ ओमेगा एल किसके बराबर हो जाए, 1 अपॉन ओमेगा सी के, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी हो जाएगा, तो ये रूट लगा देंगे तो ये 1 अपॉन रूट आ जाएगा एलसी, और यहां ओमेगा बचेगा तो ओमेगा को आप क्या लिखेंगे, एफ यहीं रहने देते हैं, और ये 2 पाए नीचे आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखूं तो एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति मतलब जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाए रूट एलसी हो जाएगा। दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बात करें चैप्टर 8 के ही कुछ क्वेश्चन है, तो विस्थापन धारा आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र जो होता है वायु निर्वात में वो 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन डी डॉट और 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे सूत्र देखते हैं बच्चों। अब हम वैसे देखें तो ये चैप्टर नंबर 9 के कुछ इंपोर्टेंट सूत्र आ जाते हैं। तो गोलीय दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो 1 अपॉन, गोलीय दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें प्लस आता है। आवर्धन सूत्र की बात करेंगे तो एम इज इक्वल टू होता है इसमें माइनस वी अपॉन यू, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। गोलीय लेंस सूत्र की बात करें तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आपको पता है एफ यहां पर फोकस दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, जब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो अपवर्तन सूत्र लिखना होता है, तो वो सूत्र हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, जिसको रिफ्लेक्शन फॉर्मूला या अपवर्तन सूत्र भी कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा, ये याद रखना है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी रहता है लेंस निर्माता सूत्र, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू
म्यू 2 1 माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, या तो इसका डेरिवेशन पूछते हैं या न्यूमेरिकल पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इस पर। उसके बाद में अपवर्तनांक सूत्र हो जाता है, तो अपवर्तनांक सूत्र म्यू 2 1 अगर बोले तो V1 अपॉन V2, मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे उसका वेग डिनोमिनेटर में आएगा और जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा। मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये इसको बोलेंगे द्वितीय माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक इसका दूसरे माध्यम का, तो इसको बोलेंगे V1 अपॉन V2, या फिर इसको अपवर्तनांक को ही अपवर्तनांक के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। इसका मतलब ये होता है, या इसको थोड़ा सा और समझें तो ये जैसे मान लीजिए मुझे अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है ग्लास का, कांच का लिखना है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो मैं म्यू जी ए लिख सकता हूं। इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, C अपॉन वी जी, मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और ये क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, मतलब उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, मतलब उल्टा रहता है। जैसे कांच और वायु की बात करें, वायु में अपवर्तनांक कम होता है तो प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, कांच का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा क्या होता है, अगर अपवर्तनांक कम है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी प्रकाश की, और उसका उल्टा भी आप याद रखिएगा। इसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र अगर हम बोले तो P इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब एफ आपको किस में दी हुई हो, मीटर में। लेकिन यही सूत्र आप यूज कर सकते हैं 100 अपॉन एफ, जब फोकल लेंथ किसी लेंस की किस में दी हुई हो, किस में दी हुई हो, सेंटीमीटर में। ये कब यूज करेंगे, जब फोकल लेंथ आपको किस में दी हुई हो, सेंटीमीटर में। आई होप ये वाले सूत्र भी आपको समझ में आए होंगे रे ऑप्टिक्स के। और कोई अगर फॉर्मूले आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये छूट गया है तो आप बता दीजिए, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सभी कवर किए हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेंसों के संयोजन पर देख लेते हैं। लेंसों के संयोजन में हम कांटेक्ट वाले संयोजन की बात करेंगे। तो जब लेंसों का संयोजन किया जाता है तो उनकी जो पावर है, जो उनकी क्या है, पावर जो होती है वो उनके साइन कन्वेंशन के साथ में जुड़ जाती है, मतलब उनकी शक्ति जो है वो साइन कन्वेंशन के साथ जुड़ जाती है, मतलब कुल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन ये कैसी जुड़ेगी, उनके साइन कन्वेंशन के साथ। मान लीजिए सभी उत्तल है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा, 3 अगर उत्तल को हमने संयोजन किया। लेकिन उसमें से कोई एक अवतल है, मान लो बीच वाला अवतल है, तो P1 तो धनात्मक रहेगा, क्योंकि उत्तल के लिए जो शक्ति हम यूज करते हैं वो कौन सी लेते हैं, धनात्मक, और अवतल के लिए, अवतल लेंस के लिए माइनस। तो अगर ये बीच में मान लो अगर अवतल लेंस लगाए तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। लेकिन जब इसको फोकस दूरी, ये तो शक्ति के लिए हुआ, फोकस दूरी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। ऐसे करके आप लेंसों का संयोजन की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। याद रखिए ये मैंने अभी तीनों जो लेंस लगाए हैं वो कैसे लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, तीनों के तीनों ही कैसे हैं, उत्तल लेंस है, इसलिए सबका साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया है, धन साइन लिया है। उसके बाद में इसको थोड़ा स्पेस देने के लिए हटा देता हूं। हाँ, अब देखिएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है म्यू जी ए। मान लीजिए वो कांच से बना हुआ, कांच पदार्थ से बना हुआ अगर प्रिज्म है, तब हम उसका क्या लिखेंगे, तो साइन ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर आ जाएगा साइन ए बाय 2। जहां पर ये जिस पदार्थ से बना हुआ है प्रिज्म, उसका अपवर्तनांक किसके, वायु के सापेक्ष, या जिस माध्यम में आपने रखा उसके सापेक्ष साइन। यहां पर ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ये न्यूनतम विचलन कोण है, और ये जो आपको बताई दिया है। उसके बाद में न्यूनतम विचलन कोण का भी अगर सूत्र आ जाए तो वो न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र ये होगा डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस 1। आपको बताई दिया है कि म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। तो ये दो कंडीशन में काम करता है, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनता है और जब प्रतिबिंब अनंत बिंदु पर बनता है। जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनेगा तो आपके पास सूत्र होगा एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी है, और डी क्या है, किसी स्पष्ट दूरी से जो दिखता है, जिसकी वैल्यू आप कितना लिखते हैं, 25 सेंटीमीटर लिखते हैं। मतलब कोई हेल्दी आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम डी बोलते हैं।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। ओके, फिर से वही, जब अनंत पर अगर प्रतिबिंब बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, तो आप उसको क्या लिख देते हैं, यहां पर बन हट जाता है और d अपॉन एफ ही आता है। इसका अगर हम बोलें कि भाई ये अगर किस टाइप से हम डेरिवेशन करते हैं, तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता जो है वो दोनों का गुणनफल होता है। मतलब दोनों का गुणनफल है, मतलब ये अविदृश्यक लेंस है, अविदृश्यक का आवर्धन, और ये क्या है बेटा, ये नेत्रिका का आवर्धन। मतलब दोनों के आवर्धन को हमने क्या कर दिया, दोनों के आवर्धन को हमने गुणा कर दिया, तो हमें किसका आवर्धन मिलने वाला है, तो वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन मिलना है। दूरदर्शी का आवर्धन, दूरदर्शी का आवर्धन का एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रखें आप, दूरदर्शी में कौन सा, चाहे आपका खगोलीय हो चाहे परावर्तक हो, दोनों के लिए आप एफओ अपॉन एफ ही रखते हैं। ये सूत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि आवर्धन किस क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, तो ये सूत्र ही आपको दे देगा। देखिए, अगर आप आईपीस की फोकस दूरी कम रखते हैं तो आवर्धन उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, और अगर फोकस दूरी आप ऑब्जेक्टिव लेंस की मतलब अविदृश्यक की बढ़ा देते हैं तो इसकी भी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कार्यफलन, निरोधी विभव, निरोधी विभव। अच्छा, कार्यफलन का सूत्र अगर हम बात करें तो फाई इज इक्वल टू, फाई नॉट से हम डिनोट करते हैं, ये होता है एच न्यू नॉट, है ना। एच यहां पर प्लांक का नियतांक है और न्यू नॉट यहां पर है दहली आवृत्ति, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो ये सूत्र कार्यफलन का हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें निरोधी विभव, निरोधी विभव का सूत्र आप के मैक्स लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य का सूत्र बोले तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं। पी का अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो एच इज इक्वल टू पी रूट 2 एम ई के लिख सकते हैं, जहां पर ये गतिज ऊर्जा हो सकती है ना। और इसी को आप लिख सकते हैं एच अपॉन रूट 2 एम, ई के को आप क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इस द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य लिख सकते हैं। सबसे सिंपल वाला सूत्र ये होता है, जहां पर एच प्लांक नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ई क्या है, गतिज ऊर्जा, और ऐसा ही यहां पर वी जो है वो क्या है, निरोधी विभव, जो कि हमने इधर लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन का समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन का समीकरण का बहुत सिंपल वाला फॉर्म लिखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। के मैक्स को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये क्या है, आपतित होने वाला जो प्रकाश है, आपतित होने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी ऊर्जा, ये इसको हम बोलते हैं कार्यफलन, जो कि अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और ये बोलेंगे गतिज ऊर्जा। मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। वोर का क्वांटीकरण का सिद्धांत की बात कर ले तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग जो होता है, वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई के। मतलब एन यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और यहां पर ये क्या है बच्चों, ये कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा को हम लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ई वी, एन की वैल्यू अगर आप बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में आपकी जो एन की वैल्यू है वो 1 हो जाती है। तो ग्राउंड स्टेट में, है ना, ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम है उसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोलेंगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बोलेंगे तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो 9 से इसको भाग दे दीजिएगा, इस टाइप से। एक और टॉपिक, एक और फॉर्मूला हम समझते हैं, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मास डिफेक्ट, राइट। तो मास डिफेक्ट में यहां पर क्या है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या। एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्लस ए माइनस जेड को हम बोलते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या बोलेंगे इसको, आप चाहें तो एन लिख सकते हैं, एन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब द्रव्यमान न्यूक्लियस का, न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, मास ऑफ न्यूट्रॉन मतलब द्रव्यमान किसका निकालना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान।
तो इनकी संख्या का उनके द्रव्यमान से गुणा करना है, इधर भी प्रोटॉनों की संख्या का उसका द्रव्यमान से गुणा करना है, और वास्तविक द्रव्यमान से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब इसको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगा। उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा का सूत्र भी हम यहां से निकाल सकते हैं, और इसी को ऊर्जा तुल्यता संबंध जो है आइंस्टीन का, उससे हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। मतलब जो न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन में जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किस कारण से मिलती है, वो द्रव्यमान क्षति के कारण ही मिलती है। चलिए, आई होप मैंने सारे जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर के क्या पूरे सिलेबस के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने कोशिश की है इसमें कवर करने की। देन अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप चाहे तो सभी स्लाइड को एक बार शॉर्ट में मैं दिखा देता हूं ताकि आप फॉर्मूले नोट कर पाए। दोनों माध्यमों का साथ में शायद कवर करना पॉसिबल नहीं था, मैंने स्टार्टिंग किया था लेकिन बाद में फिर मैंने सिर्फ हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए किया है कवर। ये दूसरी स्लाइड में आ गया, ये तीसरी स्लाइड में है, ये चौथी स्लाइड है, ये पांचवी स्लाइड है, ये छठवीं स्लाइड है, ये सातवीं स्लाइड है, और ये आठवीं स्लाइड है। मतलब 8 स्लाइड्स में मैंने लगभग सारे सिलेबस के एमपी बोर्ड के जो चैप्टर है, सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें सारे कवर करने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।